माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में बच्चों आपका स्वागत है। मैं प्रियंका जाखड़, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से। बच्चों आज कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 4 एक समतल में गति के भाग 2 में बच्चों भाग 1 में कुछ गृह कार्य दिया था, वो यहाँ देख लेते हैं। प्रश्न 1, विस्थापन व दूरी में कौन सदिश राशि है? विस्थापन क्यों? क्योंकि यह इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है और ये सदिश के नियमों का पालन करता है। प्रश्न नंबर 2, बल तथा बल आघूर्ण में कौन सदिश राशि है? दोनों सदिश राशि हैं, क्योंकि इसमें भी क्या मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और सदिश राशियों का सदिश के नियमों का पालन करते हैं। प्रश्न नंबर 3, ध्रुवीय सदिश के 2 उदाहरण दीजिए। बल तथा विस्थापन। ध्रुवीय सदिश क्या होता है? जो एक निश्चित बिंदु की तरफ कार्य करता है उसको हम बोलते हैं ध्रुवीय सदिश। प्रश्न नंबर 4, परस्पर लंबवत 2 सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी के आंकिक मान क्रमशः 3 व 4 मात्रक हैं। इनके परिणामी का आंकिक मान ज्ञात करो। हमें क्या क्या दिया है? वेक्टर ए दिया है 3, वेक्टर बी का मान दिया है वेक्टर 4। तो क्या होगा? दोनों कैसे हैं? लंबवत है, तो मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या है? 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, बस हमें इसका मान यहाँ रखना है। ए वेक्टर को रखेंगे 3 का वर्ग 4 का वर्ग, टोटल कितना आएगा? 25। जब r को अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? r बराबर 5 मात्रक। प्रश्न नंबर 5, 2 सदिशों के बीच अधिकतम संभव कोण का मान क्या होता है? बच्चों ये हमने आपसे डिस्कस किया था कि न्यूनतम जो कोण हो सकता है 2 सदिशों के बीच में वो 0 होता है और जो अधिकतम वो कोण हो सकता है वो 180 होता है। आज के भाग में जो हमारे कुछ बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सदिशों का जोड़। सदिशों का जो त्रिभुज विधि थी हमने भाग 1 में डिस्कस की थी। तो 2 विधियां हैं। 2 विधियां कौन सी हैं? बहुभुज विधि और समांतर चतुर्भुज नियम। दूसरा है किसी वेक्टर की स्केलर से गुणा तथा भाग। 2 वेक्टरों का घटाना। सदिशों का वियोजन। सदिशों के वियोजन के अनुप्रयोग। सापेक्ष वेग के अनुप्रयोग। बहुभुज विधि। बच्चों त्रिभुज में हमने देखा था, जो त्रिभुज विधि थी हमने देखा था कि उसमें 2 वेक्टर को जोड़ा जाता है। बहुभुज विधि को हम तब यूज करते हैं जब 2 से अधिक वेक्टरों को जोड़ना होता है, तब बहुभुज विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? अगर हमारे पास कोई 4 वेक्टर दिए गए हैं A B C D, अगर आप यहां देखें तो हमारे पास कितने वेक्टर हैं? 4, A B C D। उसको जब हम खींचते हैं तो हम कैसे खींचते हैं? कैसे खींचना शुरू करते हैं? सबसे पहले दी गई दिशा में दिए गए परिमाण के साथ वेक्टर A खींचते हैं। वेक्टर A के शीर्ष से दी गई दिशा में दिए गए परिमाण के साथ वेक्टर B खींचते हैं। वेक्टर B के शीर्ष से दी गई दिशा में दिए गए परिमाण के साथ वेक्टर C खींचते हैं। ऐसे ही फिर वेक्टर D खींचते हैं। जो ये ओपनिंग एंड वेक्टर A B C D खींचने के बाद एक ओपनिंग एंड रह जाता है, खुला हुआ भाग रह जाता है। तो इसको कैसे खींचते हैं? जो स्टार्टिंग वाला जो सबसे पहला वेक्टर था उसकी टेल से D के हेड तक मिलाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? रिजल्टेंट। ये इन सारे वेक्टर का योग को दर्शाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसको हल त्रिभुज विधि से करते हैं। कैसे? सबसे पहले वेक्टर A और वेक्टर B, 2 वेक्टर हैं, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? रिजल्टेंट लाते हैं। रिजल्टेंट कैसे लाते हैं? जो ओपनिंग एड है, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, तो इसकी टेल से B वेक्टर के शीर्ष तक लेकर जाएंगे। यही रिजल्टेंट फाइंड कर लिया हमने। E वेक्टर हमें मिल जाएगा। अब क्या करेंगे? E वेक्टर, अब इन दोनों को ऐसे ही जोड़ लेंगे तो हमें F वेक्टर मिल जाएगा। अब F वेक्टर और D वेक्टर को जोड़ लेंगे तो हमें ये मिल जाता है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि यह वेक्टर का रिजल्टेंट हम फाइंड कर सकते हैं। कुछ एनिमेशन के द्वारा भी आप यहाँ देख सकते हैं। जब भी अगर हमें 4 वेक्टर हैं तो हमें जो बहुभुज मिलेगा वो पंचभुज मिलता है, क्योंकि एक उसमें क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर होता है। समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि में क्या करते हैं? किसी कण पर किसी क्षण 2 सदिश जो दिए गए सदिश हैं उनके परिमाण और दिशा को अगर हम समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित करते हैं, तो जो ये संलग्न भुजाएं हैं, 2 सदिश हैं, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको काटता हुआ, उससे जाता हुआ, उसी दिशा और परिमाण में
जो हमें एक रिजल्टेंट मिलता है, एक वेक्टर मिलता है, एक सदिश मिलता है, उसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। मतलब ये जो रिजल्टेंट है, ये जो इसके डायगोनल से जा रहा है, ये क्या है? ये समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि वो क्या कहता है? समांतर चतुर्भुज। तो हमें बनाना क्या है? समांतर चतुर्भुज। और कैसे बनाएंगे वो अभी हम देखेंगे। तो दो वेक्टर हैं, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा दर्शाए गए हैं। ये जहां इंटरसेक्ट करेंगे उससे जो डायगोनल पास होता है वो क्या शो करता है? रिजल्टेंट। किसकी दिशा में? जो दिए गए वेक्टर होते हैं उनके परिमाण का योग और दिशा वही रहती है। इसे अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले दिए गए दिशा में और परिमाण के साथ वेक्टर ए खींचते हैं। वेक्टर बी जब हम वेक्टर ए के शीर्ष से वेक्टर बी खींचते हैं दिए गई दिशा में और परिमाण के साथ। वो कैसे खींचते हैं? त्रिभुज में तो हम शीर्ष से खींचते थे, लेकिन हम यहां क्या करेंगे? इसके टेल से शुरू करेंगे। यहां से वो किस डायरेक्शन में गया? ओ से एस डायरेक्शन में गया। अब क्या करते हैं? इस वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर, एक लाइन खींचते हैं जो इसके पैरेलल होती है। अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो क्यूपी और पीएन के बीच में भी एंगल थीटा होता है, दोनों समांतर हैं। ऐसे इस वेक्टर के पैरेलल समांतर एक रेखा खींचते हैं जो परिमाण में इसके बराबर होती है। ओपी का परिमाण और एस क्यू का परिमाण बराबर होता है। अब ओ से क्यू को मिला देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? डायगोनल। डायगोनल जो है वो क्या, डायगोनल किसको शो करता है? इन दोनों सदिश के योग को शो करता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। अब आप देख पा रहे होंगे, अगर आप इस पोर्शन को ना देखें, इस पोर्शन को देखें तो आपको कुछ त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा है। हमने त्रिभुज विधि में वेक्टर आर का परिमाण भी निकाला था और दिशा भी निकाली थी। तो उस त्रिभुज विधि को यहां यूज करके हमने उसका परिमाण निकाला है और दिशा निकाली है। बच्चों, इसमें कुछ स्पेशल केस होते हैं, जैसे अगर दो वेक्टर दो सदिशों की एक ही दिशा में हो। दोनों सदिश कैसे हैं? एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में होने पर क्या होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। 0 डिग्री हो गया तो जो कॉस था वो क्या हो जाएगा? ये कॉस में अगर 0 रखेंगे, कॉस 0 का मान 1, तो हमारे पास क्या आ जाता है? ये रिजल्टेंट आ जाएगा r बराबर a प्लस बी मैक्सिमम। इससे अगर दो सदिशों को जोड़ोगे तो इससे ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर हम इसकी डायरेक्शन निकालना चाहें तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? 0 रखा, यहां पर अगर हम 0 रखेंगे तो हमें tan phi 0 मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? दोनों की दिशा एक ही डायरेक्शन में है, दोनों की दिशा समान है। जब दोनों सदिश परस्पर लंब हों, मतलब दोनों आपस में क्या हो? 90 का कोण बना रहे हो, लंबवत हो, तो क्या होगा? थीटा बराबर हो जाएगा 90। इसको जब 90 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास r क्या आ जाएगा? √a² प्लस b²। अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहें तो डायरेक्शन इससे निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा? a/b। जब दोनों सदिश परस्पर विपरीत होते हैं तब क्या होगा? विपरीत का मतलब एंगल कितना होगा? 180। जब 180 आप यहां रखोगे तो cos 180 का मान होता है -1, तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? r बराबर a माइनस बी। मैक्सिमम ये होगा और मिनिमम ये होगा। अगर हम डायरेक्शन निकालें तो tan phi का जो मान आया वो क्या आया? 0। इसका मतलब क्या है? दोनों जो वेक्टर हैं वो कैसे हैं? एंटी पैरेलल हैं, मतलब विपरीत दिशा में हैं, दोनों विपरीत दिशा में होंगे। अगर किसी वेक्टर को स्केलर से गुणा कर दें या किसी अदिश राशि से गुणा या भाग कर दें तो क्या होता है? अगर हम किसी वेक्टर को या सदिश को किसी स्केलर से गुणा करते हैं तो उसके दो तरीके हैं, या तो आंकिक मान से गुणा करेंगे या किसी अदिश राशि से गुणा करेंगे। अगर हमने आंकिक मान से उसको गुणा किया है किसी वेक्टर को, तो वेक्टर में क्या होता है कि मात्रक सेम रहता है। सपोज करो अगर हम इसको मान लें m को 2, तो जो हमें p मिलेगा वो इसका मात्रक, जो वेलोसिटी का मात्रक था वही मिलेगा। अगर हमने निशान बदल दिया, अब वो प्लस और माइनस पर, कि दिशा किस पर डिपेंड करेगी? मात्रक तो वही मिलेगा, लेकिन अगर हमने इसको -1 या +1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा कि दिशा इस पर निर्भर करेगी। जो हमें सदिश मिला स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर मात्रक सेम है लेकिन दिशा बदल जाएगी। प्लस करेंगे तो सेम डायरेक्शन में, अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। अगर हम किसी अदिश राशि से मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल दूसरा सदिश मिलता है लेकिन दिशा नहीं बदलती है। जो दिशा v की होगी वही दिशा p की भी होती है। अगर किसी वेक्टर को हम भाग करते हैं, अदिश राशि से भाग करते हैं या आंकिक मान से
भाग करते हैं। आंकिक मान होता है किसी नंबर से भाग कर दें, तो भाग करने पर क्या होता है कि वही कि हमें जो मात्रक है, मात्रक मिलेगा वो सेम मिलेगा, लेकिन क्या होगा, दिशा किस पर निर्भर करेगी, जिस नंबर से आंकिक मान से हमने भाग किया है उस पर निर्भर करती है। अगर हमने प्लस से भाग किया है, प्लस से और माइनस से, तो दिशा बदल जाती है। अगर इसी सदिश को हम अदिश राशि से भाग कर दें तो भाग करने पर हमें कुछ नया सदिश मिलता है, लेकिन सदिश तो नया मिलता है, उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा नहीं बदलती है। बच्चों, दो सदिशों का घटाना, घटाने से मतलब होता है कि हम कैसे दो वेक्टर अगर हमें दिए गए तो उनको कैसे घटाएंगे। अगर हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम यह भी कह सकते हैं कि वेक्टर ए में हम बी का अपोजिट वेक्टर जोड़ दें। कैसे, वेक्टर ए प्लस जोड़ दिया, उल्टा बी का अपोजिट वेक्टर हमने जोड़ देते हैं, तो इसको भी क्या बोलते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर। अगर इसको हम डायग्राम से देखना चाहें, एनिमेशन के थ्रू देखना चाहेंगे तो कैसे देखते हैं। बच्चों, ये ध्यान रखना कि ये जो नियम, ये जो घटाना होता है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, ये कम्यूटेटिव नहीं होता, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मतलब a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है। अगर इसको हम एनिमेशन के थ्रू देखते हैं तो कैसे देखते हैं कि हमारे पास वेक्टर a है, तो हमने वेक्टर a खींचा, वेक्टर b है तो वेक्टर b हमने माइनस b नहीं खींचा, वेक्टर b खींचते हैं तो कैसे खींचेंगे, वेक्टर a के शीर्ष से वेक्टर b खींचा, लेकिन हमें करना क्या है, जोड़ना है कौन से, किस वेक्टर को, माइनस b को, तो b का अपोजिट वेक्टर खींचेंगे, ये खींचा, किस डायरेक्शन में, पी क्यू डायरेक्शन में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगर आप त्रिभुज विधि से देखें, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये तो इसका हमें रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, जो पहले वाला वेक्टर है, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर जो माइनस बी वेक्टर है उसके हेड तक मिला देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर का वियोजन, यह जोड़ने की एक विपरीत प्रक्रिया है। इसमें क्या करते हैं, किसी दिए गए एक सदिश को दो या दो से अधिक भागों में वियोजित करते हैं। मतलब जो दिए गए वियोजित भाग होता है, उनका जो संयुक्त प्रभाव होता है वो दिए गए अकेले वेक्टर के बराबर होता है, प्रभाव के बराबर होता है। जो वियोजित भाग है उनको क्या बोलते हैं, दिए गए वेक्टर के घटक बोला जाता है। अगर इसमें एक कंडीशन और लगा दें, यदि ये वियोजित घटक आपस में लंबवत है तो इनको आयताकार घटक बोला जाता है। जैसे हम देखते हैं, एक हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर वी है, इसको हमने OA डायरेक्शन में हमने इसको खींचा है। एक हमें कोऑर्डिनेट, एक हमने निर्देशांक निकाल लिया, तो हमारा क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया, यहाँ पर इसका मूल बिंदु है, हमने वेक्टर वी खींच लिया। अब क्या होगा, इस अकेले वेक्टर को हम क्या करेंगे, हम आयताकार घटकों के द्वारा समझेंगे। कैसे समझेंगे, तो ये कितने भागों में, दो भागों में विभक्त होगा, और दोनों कैसे होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। तो अब अगर हमने विभक्त किया तो क्या हुआ, ये एक Vx हो जाएगा, जो x की डायरेक्शन में है वो Vx हो जाएगा, और जो y की डायरेक्शन में है वो Vy हो जाएगा। अब आप सोचेंगे यहाँ Vy नहीं लिखा है, क्या किया, इस वेक्टर को हम पैरेलली, इस वेक्टर के बराबर हमने क्या किया, एक पैरेलल वेक्टर इधर ले जाते हैं, क्योंकि वेक्टर को पैरेलली आप कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, बस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। जब हम इसको करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक ट्राइंगल बन जाता है। ट्राइंगल बन गया, तो ट्राइंगल से कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हमें क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, या हम देखना चाहें इनका सम क्या होगा। अगर इस वेक्टर का, अगर हम देखते हैं कि ये वियोजित जो वेक्टर हुए हैं, इन वियोजित वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, इसका ये बराबर किसका होगा, इसका प्लस इसका योग इसके और इसके योग के बराबर होता है। देखते हैं कैसे, OA बराबर क्या होगा, OB प्लस BA, इनका मान रख देंगे, मान रखोगे तो क्या, ये क्या है, वेक्टर V, इसके लिए क्या, वेक्टर VX, ये क्या है, वेक्टर VY। अगर हम इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, तो कैसे लिखेंगे, VX को कैसे लिखेंगे, VI कैप, और इसको कैसे लिखेंगे, VYJ कैप। मैग्नीट्यूड, अगर यहां पर I नहीं है तो मतलब ये तो वेक्टर है, तो VX लिखा, जब ऊपर एरो लगेगा तो वेक्टर होता है। अगर हमने लिखा I तो ये पूरा वेक्टर है, लेकिन ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। ऐसे ही हमने VY
जे लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हमने पुट किया तो क्या हुआ, v बराबर वी एक्स आई प्लस वी वाई जे हमें मिल जाता है। हम चाहते हैं कि ये इसकी वैल्यू निकल जाए। ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम निकाल सकते हैं, ये क्या है लंब, ये क्या है आधार और ये क्या है कर्ण। अगर हम निकालते हैं किसकी, हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों में रिलेशन निकलेगा तो हमें क्या मिलेगा, v साइन थीटा, v साइन थीटा मिल जाएगा। अगर इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं, vx का मान निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, v cos थीटा हमें मिल जाएगा। इन वैल्यूज को यहां पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जब फॉर्मूले में लगाते हैं तो क्या मिलेगा, दोनों का स्क्वायर करो, हमें ये चाहिए तो क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम से इन दोनों के स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने इन दोनों का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिलेगा, मतलब जो वियोजित वेक्टर थे उनका स्क्वायर करो और सम करा तो हमें क्या हुआ, हमें मिल गया v का स्क्वायर, जो वेक्टर v था उसका स्क्वायर। दोनों का अगर हम v वेक्टर निकालेंगे तो इसका अंडर रूट करके हमें क्या मिल जाएगा, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। ये इसका क्या बताएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। अगर हम इसकी डायरेक्शन भी देखनी है तो हम डायरेक्शन में कैसे देखेंगे, tan, यहाँ पे एंगल कितना बना है थीटा। अगर दो वेक्टर के बीच में जो ये वियोजित हुए हैं उनके बीच में एंगल थीटा है तो इसके बीच में थीटा एंगल है। अब क्या करेंगे, tan थीटा हम लगाएंगे डायरेक्शन के लिए। tan थीटा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब लंब बटे आधार। रख देंगे वैल्यू तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है। सदिशों के वियोजन के अनुप्रयोग। बच्चों, सदिशों को जो वियोजन होता है उसको हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, व्यक्ति जब धरातल पर चलता है, जब वो चलता है तो वो अपने एक पैर से पीछे की तरफ धरती पर या धरातल पर एक एंगल पर वो बल लगाता है। जब वो बल लगाता है तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि जितना एक्शन होता है उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। उसने किसी एंगल थीटा एंगल पर बल लगाया तो रिएक्शन हुआ, वो क्या हुआ, आर। तो ये आर वेक्टर दो भागों में वियोजित हो जाता है, आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा, जिसमें आर साइन थीटा आदमी को चलते टाइम, कोई भी व्यक्ति अगर चल रहा है तो उसको संतुलन बनाने के काम में आता है, और आर कॉस थीटा व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काम में आता है, हेल्प करता है। अगर हम बात करें, कोई लॉन है उसमें जो रोलर होता है उसको धकेलने, धक्का मारे या उसको खींचें तो हमें कैसा फील होता है, तब भी वियोजन का, जो सदिशों का वियोजन है उसका उपयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे यूज़ होता है। जैसे अगर आप किसी को खींचने का, ये डायग्राम है, अगर आप धक्का मारते हैं तो आप इससे देख सकते हैं, जब आप किसी चीज़ को खींचते हैं, कोई वस्तु है, कोई रोलर है, उसका वेट होगा तो वेट क्या है, सेंटर ऑफ मास से वो डायरेक्ट नीचे की तरफ होता है, वेट नीचे वर्क करेगा। आपने उसको पुल किया, पुल करेंगे, पुल करने से क्या होता है कि वो एक एंगल पर होता है, एक एंगल पर आप खींचते हैं तो वो दो भागों में वियोजित हो जाता है। वियोजित कैसे होता है, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है, क्षैतिज से जो एंगल बनाता है, क्षैतिज तल से, वो होता है थीटा, तो उसको वो बनता है एफ कॉस थीटा। अब क्या हुआ, एक बल नीचे है, वेट नीचे है और उसका अपोजिट एफ साइन थीटा, तो दोनों अपोजिट होने की वजह से उसका वेट कम लगता है। ऐसे महसूस होता है क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। जब वो खींचता है तो उसको वो आसानी हो जाती है क्योंकि उसको वेट क्या लगता है, कम लगता है, खींचना आसान होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं तो प्रभावी भार कितना हो जाता है, W माइनस एफ साइन थीटा। क्यों हो जाता है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो माइनस कर देंगे। जो क्षैतिज घटक होता है वो क्या होता है, एफ कॉस थीटा। लेकिन जब उसको हम धक्का मारते हैं, धक्का मारने से क्या होता है, जो फोर्स लगता है वो कैसे फोर्स लगता है, जो उसके कंपोनेंट होते हैं, जो उसके घटक होते हैं वो नीचे ब्रेक होते हैं। नीचे कैसे ब्रेक होते हैं, जो साइन थीटा होता है वो वेट की डायरेक्शन में चला जाता है और जो कॉस थीटा होता है वो क्षैतिज डायरेक्शन में चला जाता है, के तल में चला जाता है। क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या देखते हैं, जो वेट है वो उसका अपना वेट है और एक बल और उस पर लग गया, एक कंपोनेंट का आ गया क्या, एफ साइन थीटा। तो जो टोटल भार हुआ, जो प्रभावी भार होगा वो क्या होगा, W प्लस एफ साइन थीटा, और इसका घटक क्या हो जाएगा, जो इसका क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा। इससे क्या होता है कि बल एक ही डायरेक्शन में आया, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएंगे। बल आपको खींचने के लिए, धक्का मारने के लिए ज़्यादा लगाना पड़ेगा, खींचने में कम लगाना पड़ता है क्योंकि दोनों कैसे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं।
सापेक्ष वेग, सापेक्ष वेग का मतलब क्या होता है, इसको किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर तीन दोस्त हैं ए, बी और सी, हम मान लेते हैं तीन दोस्त हैं, उनका नाम क्या है, ए, बी और सी। ए जो दोस्त है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और बी और सी ट्रेन में बैठे हैं। जैसी ट्रेन चलती है तो अगर कोई बंदा, कोई ऑब्जर्वर है, कोई देखने वाला है, वो प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, वो देखता है तीनों दोस्त को, तो उसे क्या लगता है कि दो दोस्त चले गए हैं। मतलब वो कैसे कंपेयर करेगा कि एक दोस्त रेस्ट में है और दो दोस्त चले गए, वो कैसे होंगे, उनकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ बदल रही है। तो इसको एक के रिस्पेक्ट में जब दूसरे को देखा जाता है, दूसरी वस्तु की गति को देखा जाता है या विस्थापन को देखा जाता है या एक्सीलरेशन को देखा जाता है, तो उसको बोलते हैं सापेक्ष। सापेक्ष, अभी हम वेग की बात नहीं गए, क्या बोलेंगे, सापेक्ष। जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ, चाहे हम वो डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं, हम उसका वेग देख सकते हैं, हम उसका एक्सीलरेशन देख सकते हैं, त्वरण देख सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सापेक्ष। वो दोनों दोस्त एक के रिस्पेक्ट में के सापेक्ष वो क्या है, चलते हुए, गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो अब क्या कह सकते हैं, अगर बी और सी, बी सी को देखेगा तो बी और सी में क्या होगा, दोनों आपस में रेस्ट में लगेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की पोजीशन टाइम के साथ बदल नहीं रही है, चेंज नहीं हो रही है। तो अगर सी बी को देखेगा तब भी ऐसा ही होता है कि वो उसकी पोजीशन और उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में और सेम ही वेलोसिटी से, ट्रेन की जो वेलोसिटी है उसी वेग से वो चल रहे हैं, क्योंकि दोनों की आपस में पोजीशन चेंज नहीं है। तो वो के जो अगर हम बात करते हैं जब एक के दूसरे के साथ रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं सापेक्ष। अब अगर हम इसको और समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, दो ट्रेनें, जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं, आप जिस ट्रेन में बैठे हैं और जो दूसरी ट्रेन एक साथ क्रॉस करती है, तो क्या लगता है कि वो जल्दी से क्रॉस करती है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, अगर जब कोई दूसरी ट्रेन आपकी ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो वो बहुत जल्दी आपको क्रॉस करती हुई दिखाई देती है। क्यों? वो भी सापेक्ष की वजह से, मतलब सापेक्ष वेग की वजह से या सापेक्ष की वजह से आप कह सकते हैं कि दोनों में एक रिलेटिव मोशन आ जाती है, उसकी वजह से आपको ऐसा दिखाई देता है। अगर इसको किसी एग्जाम्पल से और समझना चाहते हैं तो हम क्या मान लेते हैं, आप कहते हैं कि अब आपको आ गया कि रिलेटिव वेलोसिटी, हम यहाँ पर कह रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी को बोलने के लिए आप कैसे बोलेंगे, नदी फ्लो कर रही है। अगर आपने ऐसे बोला कि नदी फ्लो कर रही है, बह रही है, तो किसके रिस्पेक्ट में बह रही है? अगर आप नदी के पास खड़े हैं तो आप क्या कहेंगे कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बह रही है। तो इसका लिखने का तरीका होता है, सापेक्ष को जब हम किसी के सापेक्ष बात करेंगे तो उसको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? हमने कहा नदी, रिवर, आर, रिवर की वेलोसिटी वी आर है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फ्लो कर रही है, तो आप क्या लिखेंगे, वी वेलोसिटी ऑफ रिवर, और नीचे के उसी के बगल में क्या आ जाता है, ग्राउंड। जैसे अगर हम बात करते हैं समझाने के लिए, हमारे पास दो ये वस्तुएं हैं, इसकी वेलोसिटी वी बी है और इसकी वेलोसिटी वेक्टर वी ए है। अगर हमें निकालना है, अगर हमने ये लिखा तो क्या मतलब है इसका, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक, जो चिपका हुआ होता है उसकी दूसरे के रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकालते हैं या सापेक्ष में हम वेग देखते हैं। यहाँ v की बात कर रहे हैं तो वेग, विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन, और एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो एक्सीलरेशन। क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, निर्देशांक निकाय ले लेते हैं। एक मूल बिंदु से, एक जहां से हम क्या कहते हैं, उस मूल बिंदु पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ देख रहा है, तो हम ऐसे बात करते हैं। अगर वो निर्देशांक निकाय लिया तो उसका जो पहली वस्तु का दूसरी वस्तु का जो भी वेलोसिटी है, मूल बिंदु से जो भी चेंज है, जितना भी वेग है, वो हमने अगर वेक्टर ले लिया, उसका जो वेलोसिटी वेक्टर कितना हुआ वी बी, और उसका एक जो पहली बॉडी है उसका क्या हुआ वी ए। तो अब हमने कहा इसके रिस्पेक्ट में इसका, अगर ऐसे बोलेंगे कि वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ बी या वेग ऑफ बी किसका, किसके रिस्पेक्ट में ए, तो हम कैसे लिखेंगे, वी बी ए। अगर हमने लिखा वी ए बी तो क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते कैसे, अब तोड़े कैसे, हम कैसे तोड़ते हैं, जो पहले वाला है उसको वैसे ले आते हैं, वी ए माइनस वी बी, जो चिपका हुआ है पहले वो लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। अगर सपोज करो यहाँ पर ए होता, हमने कहा आर लिख दिया, हमने रिवर, हमने कहा रिवर फ्लो कर रही है, तो क्या हुआ, हमने कुछ लिखा नहीं, तो इसका मतलब होता है कि वहां पर ग्राउंड आएगा,
कि वो अंडरस्टूड होता है। हमने कहा कार चल रही है, कार चल रही है का मतलब क्या होता है कि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रही है। जो ग्राउंड होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो अंडरस्टूड होता है। अगर दूसरा चीज़ नहीं लिखा गया तो उसको हम धरती के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं। जब आप इसको लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने देखा था VA, वेक्टर VA प्लस ये घटाने के उसमें हमने देखा था कि हम दो वेक्टर को अगर घटाते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमारे पास अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, हमने कहा हमें माइनस VB चाहिए। VA और VB को हमने ऐसे डिनोट किया, ऐसे हमने ड्रॉ किया। हमें चाहिए VB, कौन सा माइनस में चाहिए, VB माइनस में चाहिए, तो VB माइनस में ये आ जाएगा। उसका विपरीत जो पहले एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा है इन दोनों के बीच में। अब क्या होगा, अगर आप पूरे इसको देखें तो ये पूरा एंगल कितना है 180। हमें चाहिए क्या, हमारा जो दो वेक्टर के बीच में ये एंगल बनेगा एक, तो ये एंगल कितना बनेगा 180 माइनस थीटा। अगर हम बात करें कि जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट क्या होगा, ये दोनों का वेक्टर के जो बीच से जाएगा, जो डायगोनल से जाएगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट से जाएगा, वो क्या होता है रिजल्टेंट। क्योंकि हमने क्या किया, इसको एक समांतर चतुर्भुज के फॉर्म में बना लेते हैं। हमने बना लिया तो जो दो वेक्टर है जहां वो मिल रहे हैं उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डायगोनल जाता है उसको क्या बोलते हैं रिजल्टेंट। तो ये कितना एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, इस वेक्टर से, वेक्टर ए से जो एंगल बनाएगा उसको फाई कहते हैं। बच्चों इसको आप यहाँ रखेंगे, रख देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिल जाता है, ये वैल्यू मिल जाती है। अगर आप डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो सिंपल वही tan फाई के थ्रू आप निकाल सकते हैं। tan फाई के थ्रू निकालेंगे, परपेंडिकुलर लंब बटे आधार निकाल कर आप रखेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, VB साइन थीटा बटे VA माइनस VB कॉस थीटा। बच्चों सापेक्ष वेग के अनुप्रयोग, कहाँ इनका अनुप्रयोग होता है। अगर आप सैटेलाइट को देखें और अर्थ को देखें, एक सैटेलाइट अर्थ के इक्वेटोरियल ऑर्बिट में मूव कर रही है। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कैसे पढ़ेंगे, बराबर क्या होता है VS माइनस VE। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, अर्थ की डायरेक्शन अलग है और सैटेलाइट की डायरेक्शन अलग है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जहां ये माइनस था वहां प्लस का निशान आ जाता है। बच्चों दूसरा होता है वर्षा का सापेक्ष वेग। मतलब जब वर्षा हो रही होती है और कोई आदमी चलता है तो उसमें दो वेलोसिटी आती है वर्षा की, वर्षा हॉरिजॉन्टली हो रही है और ऊर्ध्वाधर हो रही है, और जो व्यक्ति चल रहा है वो क्षैतिज की डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जब वो मूव करता है तो उसमें ये देखना होता है, जब वो चलता है, जब वो खड़ा है तब तो कुछ नहीं, छाता अपने ऊपर लगाएगा, लेकिन जब वो चलता है तो उसको ये देखना होता है कि छाता किस डायरेक्शन में लगाए, क्योंकि जो बारिश है वो ऐसे लगती है, किसी वेग से उसकी तरफ लगती है। जब वो लगती है तो कैसे होगा कि कैसे निकालेंगे कितना वेग, उस कितने वेग से बारिश उसके ऊपर गिरती है। तो आप इस फॉर्मूले से कैसे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालेंगे, निकालने के बाद उसको आप इस वेग से आपको पता चल जाएगा कि किस वेग से वो गिर रही है। अगर उसकी डायरेक्शन की, छाता किस डायरेक्शन में खोलें ये कैसे पता करें, तो आप tan थीटा से आप निकाल सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में छाता लगाएगा। आज का भाग 2 यहीं समाप्त होता है। इससे संबंधित कुछ आपको गृह कार्य दिया जा रहा है जो 2 स्लाइड में है, जिसमें आपको कुल 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, 2 और जब आगे वाली स्लाइड पे आप देखेंगे तो 3, 4, 5 आपको मिलेगा। आप इसको देखेंगे, इसको करेंगे, इसको हम अगले भाग 3 में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बच्चों ये दूसरी स्लाइड है। पहली स्लाइड पे आपको 1 और 2 प्रश्न था, यहाँ पर तीसरा, चौथा और 5वां आपको प्रश्न है। आप इसको देखिएगा, करिएगा, इसको फिर डिस्कस करते हैं भाग 3 में हम लोग।